चलिए, आज की क्लास में मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा बता दूं। एक तो ये जो डीपीटी दी थी टेंजेंट नॉर्मल वाली, ये बताऊंगा जो डीपीटी 1 थी। इसके अलावा मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोलेस थ्योरम और कुछ कंसेप्ट। ठीक है, फिर ये चैप्टर हम ऑफिशियली मतलब आज से इसको बंद कर देंगे। कुछ एक पोर्शन में अभी भी दिक्कत आएगी, जैसे आप में से कुछ लोगों को जिनको टेंजेंट नॉर्मल में दिक्कत जा रही है, उसका रीजन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है, उसका रीजन है कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट का क्लियर नहीं होना। और किसी का अगर, इसलिए मैं ज्यादा उस पर वर्क नहीं करना चाहता, फिर भी कुछ क्वेश्चन बताता हूं। फिर भी एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं, अगर आपका कोऑर्डिनेट पे कमांड नहीं है क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत जा सकती है, तो वो ध्यान रखना है आपको। दूसरा, कल से जब इंडेफिनिट स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बंद नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, अब आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से है। अब जैसे एक देखिए क्या लिखा है, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है। अब मान लो आपको यही नहीं पता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है उसकी कंडीशन क्या है, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस की कंडीशन क्या है, तो इसका मतलब है आपकी प्रॉब्लम टेंजेंट नॉर्मल नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट के इनिशियल कंसेप्ट का क्लियर नहीं होना है। तो कई बार कुछ चीजें मैं, इसलिए मैं इस शीट को डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं सोचा था कोऑर्डिनेट के समय करूंगा, पर फिर भी आपने बोला इसलिए करवा रहा हूं, तो बात समझ में आ गई। अब जैसे यहां पर बोला, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा, dy बाई डी एक्स, यह आया 3x² माइनस 3। यस और नो। अब एक चीज याद रखिए, कोई भी इक्वेशन किसी भी कर्व की टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो इसका स्लोप हमेशा 0 होता है, और अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती है, अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती है तो dy बाई डी एक्स हमेशा 1/0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक कीवर्ड दिया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0। तो आपने 0 से इक्वेट किया तो आपको मिला 3x² माइनस 3, तो x² माइनस 1 इक्वल टू, तो x इक्वल टू बोलो, तो आपको x के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब x या तो 1 है या क्या है बेटा, अब बताओ x की वैल्यू 1 एक है और -1 वाला कोई नहीं है, तो इतने में क्वेश्चन। यस और नो। अब बाकी करना क्या था इसके बाद, अब जो 1 मिला वो इसमें रख दीजिए, तो आपने 1 इसमें रखा, तो बताओ 1 माइनस 3 प्लस 1 कितना आया, तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया 1 माइनस 1। और दूसरे देखो, अगर मान लो -1 से निकालते तो -1 प्लस 3 प्लस 1 बोलो 3, तो ये दो ऑप्शन में से कोई भी एक हो सकता था। तो थोड़ा सा रियलाइज करना, जितने लोगों को इनके टेंजेंट नॉर्मल में प्रॉब्लम जा रहा है, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, प्रॉब्लम एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है, प्रॉब्लम एरिया कोऑर्डिनेट है। सही चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। ये क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा ये पॉइंट एट लिखा है, अब कीवर्ड समझना, पॉइंट कहां पे लिखा है, कर्व पर है, तो हम चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे कि ऑप्शन इसमें पुट कर दीजिए, तो आप पुट करिए, अगर आपने ये पुट किया तो कर रहा होगा, ये तो है ही। अब आप बताओ 0 1 करते, 0 1 कर रहा है, तो ये भी सारे ही कर रहे हैं, तो फिर मेथड पे जाओगे, डन। तो इस पोर्शन में जितने बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है क्लास में भी और ऑनलाइन में भी, तो अभी इस पोर्शन की प्रॉब्लम को फिलहाल में स्किप कर दें, जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे जब भी इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। बिना कोऑर्डिनेट की ये सब क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में दोबारा मिलते हैं, वहां जाके कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी जितने क्वेश्चन है उसमें जो समझा सकता हूं उतने तो बता ही दूं। फर्स्ट क्लियर, चलिए सेकंड पे आते हैं। अब देखिए ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। ए है नॉर्मल, नॉर्मल के लिए हमने क्या पढ़ा था, y रूट 1 प्लस dy बाय का होल स्क्वायर, और आप ध्यान दें इसमें dx अपॉन dy, तो यही फॉल्स है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और
पोलर टेंजेंट ये भी कोऑर्डिनेट का पार्ट है। अब आप पोलर टेंजेंट में अभी उलझ जाओगे यहां पर, तो अब आप कंफ्यूज बने रहोगे। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर टेंजेंट, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सब कोऑर्डिनेट के पार्ट है, तो इसको फिलहाल में छोड़ दीजिए। ये तीनों करेक्ट है, पर आपसे करेक्ट नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है? फॉल्स। तो ये तीनों अभी के इस क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग है। डन। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या इक्वेशन है, और कैलकुलस खत्म होने के बाद फिर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e पावर x एट अ पॉइंट वेयर कर्व कट द y एक्सेस। अब कर्व कट द y एक्सेस आपको वैसे तो पता है, x इक्वल टू 0 पे ये y1 मिलता है, ऐसा कर्व जाता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये पता ही है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e पावर x एट अ पॉइंट वेयर कर्व कट द y एक्सेस। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता होते हैं, 0 1। थोड़े लॉजिक से बता दें। अब 0 1 कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ए को कर रहा है, बी को भी कर रहा है, सी को नहीं कर रहा है, डी को भी नहीं कर रहा। ठीक, तो अभी आपको ये तो पता चल गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो आप बोलेंगे dy बाय dx करोगे आप सबसे पहले, तो e पावर x ही हुआ। अब y एक्सिस पर x क्या होता है, तो 0 रख दिया, तो ये कितना मिल गया, तो स्लोप आ गया 1। अब स्लोप 1, इसका स्लोप कितना है, -1, तो ये आंसर भी कट। अब y इक्वल टू mx प्लस सी में जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या बताता है, स्लोप। अब आप अगर नोटिस करो तो इसमें डिफरेंशिएशन का रोल कम है, कोऑर्डिनेट का ज्यादा है। तो एक सिवा कोऑर्डिनेट किसी को भी नहीं आती तो थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है, स्पेशली टेंजेंट नॉर्मल में। तो अभी उसके लिए आप परेशान ना हो, जिस समय जो चीज पढ़ना चाहिए वो बताऊंगा। तो अब आपने ऑप्शन से बता दिया, बाकी आपके पास स्लोप आ गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 1 इक्वल टू x, तो y इक्वल टू बोलो, ये मेथड से भी आ गया आंसर। ओके, तो लॉजिक समझ में आ गया। तो पॉइंट क्या हुआ, 0 1। कैसे, क्योंकि यहां पर एक लाइन दे दी थी, कर्व कट द y एक्सेस, तो ठीक y एक्सेस पर हमेशा याद रखिए x क्या होगा। अब वैसे तो हमें पता है 0 1, पर चलो अभी थोड़ी देर के लिए नहीं पता। तो y एक्सेस पर x क्या होता है, और x एक्सेस पर y 0, तो y एक्सेस पर x 0, तो x की वैल्यू 0 रखी, यहां रख दो 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया 0 1। यस और नो? और ये पॉइंट डी को क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, मान लो आपने 0 रखा, तो 1 + 1 2 नहीं कर रहा है, इसलिए डी आंसर नहीं। ऐसे ही सी क्यों नहीं, क्योंकि आपने जब 0 रखा तो y की वैल्यू 1 होना चाहिए, -1, इसलिए ये नहीं। ये क्यों खत्म हो गया, क्योंकि स्लोप -1 था। बाकी आपने मेथड से कर लिया। पर पूरा ये जो ये वाला पोर्शन है टेंजेंट नॉर्मल, ये एक तरह से कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन है। इसमें केवल डिफरेंशिएशन का रोल पता कितना है, बस इतना सा, स्लोप पता करने के अलावा। स्लोप के अलावा बाकी सारा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट का है, कोई इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए क्लियर है। थर्ड, बफरिंग इस एंड पे बिल्कुल नहीं है बेटा,
फिर भी क्या होगा, जब एक बार कैलकुलस खत्म हो जाएगी फिर कैलकुलस के हम रेगुलर रिवीजन टेस्ट रखेंगे, एवरी वीक, बंद नहीं होंगे। और उन रिवीजन टेस्ट के मैं एनालिसिस भी दूंगा। तो कुछ कुछ चीजें जो आपको बीच में नहीं समझ में आई वो वहां करवाऊंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में बोला है द पॉइंट एट विच y इक्वल टू एक्स इज द नॉर्मल टू द कर्व। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा कर रहा है? ए नहीं कर रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि इसमें ए ही नहीं है। ये देखो रख के, ये इक्वल नहीं है तो नहीं होगा ये, क्योंकि y इक्वल टू एक्स भी दिया है साथ में, तो ये दो रिजेक्ट। अब आप बी और सी पे जाओ, हाँ सॉरी बी और डी पर। तो आपको दिख रहा है बी रखते तो क्या मिलता, √2 तो दोनों में आता, पर ए की पावर 2/3 चाहिए था आपको, तो वो बी में भी है और डी में भी है ना। बट कौन सा होगा? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बी करेक्ट है, तो आप ऐसा लिखते a/√2 की पावर बोलो 2/3 प्लस a/√2 की पावर 2/3, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा जो कि कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन सा? डी डैली। तो आप इसमें कोऑर्डिनेट किया, आपने हेल्प ले ली, कैलकुलस की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बोला था पॉइंट ऐसे हो, द पॉइंट एट विच y इक्वल टू एक्स इज द नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व की y इक्वल टू एक्स क्या है? एक नॉर्मल है। तो ये कोई एक कर्व है, इस कर्व की नॉर्मल क्या दी है? जैसा कोई भी कर्व हो सकता है, समझिएगा, ऐसा कोई कर्व है ये, और इसकी नॉर्मल ये दी है। तो ये जिस पॉइंट पे भी कट कर रही होगी, जिसे आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हो, तो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन, और क्वेश्चन को भी, और लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए क्यों रिजेक्ट? क्योंकि इसमें ए नहीं है। सी क्यों रिजेक्ट? क्योंकि ये √2 और ये 2 है। तो दो आंसर रिजेक्ट थे, बचे दो, उसको वेरीफाई कर लिया। अब आप सोचो, अगर आप ये रखते यहां पर तो क्या मिलता बताओ? a/2 की पावर 3/2 होल पावर 2/3 प्लस बोलो a/2 की पावर 3/2 होल पावर, ये दोनों एक ही चीज लिखी है, तो आप इसे 2 टाइम्स a की पावर 2/3 अपॉन, ये पावर से पावर कैंसिल, तो क्या बचा? 2, ये कैंसिल, तो ये रिजल्ट इक्वल टू दिस। यस और नो? नोट करिए। ओके, और यहां पावर कितनी है? 2/3। यहां पावर कितनी है? तो आपस में कैंसिल वही हो सकता था, है ना। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिसपे आपको ध्यान देना है। डन? बाकी मेथड से करना है तो आपको y की जगह क्या लिख दो? x, या x की जगह y, तो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप पूछो मुझसे मेथड से, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो y की जगह क्या रख दिया? x। तो बोलो x की पावर 2/3 प्लस x की पावर इक्वल टू a की पावर, तो ये 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर, तो x की पावर 2/3 इक्वल टू बोलो पावर 2/3 अपॉन 2, तो x कितना आ गया? a की पावर 2/3 अपॉन 2 की पावर 3/2, तो ये ऐसा बच्चा a/2 की पावर, ये मिल गया x, और x और y क्या है? आपस में इक्वल। अब ये पूरा जो मैं बता रहा हूं ना, इसमें मेरा कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट साथ में यूज करते हुए चल रहा हूं, कैलकुलस कहीं नहीं लगी। आप इसमें देखो तो पूरे में कैलकुलस नहीं लगी भाई, इतना सा कंसेप्ट नॉर्मल, वो कोऑर्डिनेट का भी कंसेप्ट है। तो थोड़ा सा ये वाली शीट, ये टेंजेंट नॉर्मल में प्रॉब्लम का एक ही रीजन हो सकता है और कोई नहीं। और इसलिए अभी टेंजेंट नॉर्मल के आप ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मत करो, आप अभी करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमम, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी भी जो वर्ड प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी, वो मैं भी पेपर में आएंगी तो बता दूंगा, वो अगर आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, क्योंकि पेपर में वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। चलिए 4th के बाद आते हैं नेक्स्ट। द लाइन
x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 टचेस द कर्व एट द पॉइंट। देखिए जैसे ही एट वर्ड लिख दिया आपका ऑप्शन पूरा काम कर देगा। मेथड के हिसाब से चलें तो आपको पता है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, है ना बेटा। इससे y की वैल्यू निकाल के यहां रख दोगे तो x मिल जाएगा, पर इतना करने की जगह हम ऑप्शन से कर लें। अब अगर ऑप्शन से जाएं तो क्या ऑप्शन ए हो सकता है, यहां रख दिया ए से ए कैंसिल 1 और y यहां रख दिया a बाय बी, नहीं है ए, खत्म। ये भी नहीं है, सी पे आओ, ये भी नहीं है, डी पे आओ। एक मिनट कौन सा, ये बी होना चाहिए ना, ये हो सकता है पर ये 0, बी होगा तो होगा, नोट कर लीजिए। वो 0 प्लस बी है, माइनस बी नहीं, 0 रखोगे तो 0, बी से बी कैंसिल, 1 इक्वल टू 1, माइनस नहीं है वहां। तो अभी अकॉर्डिंग टू पेपर ये क्वेश्चन कैंसिल है। 0, बी इज अ राइट आंसर। हाँ दोनों में कहीं भी रख सकते हो, इधर रख लो। देखो यहां रखोगे आप x की जगह कितना 0, तो 1 बचा, तो y इक्वल टू बी। वो तो दोनों में कहीं भी, इसमें जिसमें कंफर्टेबल हो। दोनों का कॉमन पॉइंट है ना, देखो वो कर्व है बेटा, ये कर्व है और ये लाइन है, टच करते हुए जा रही, तो दोनों का ही कॉमन पॉइंट है। तो 0, बी इज अ राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि इस कर्व को ये लाइन टच कर रही है, लाइन की इक्वेशन है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। तो आपने ऑप्शन को जो सेटिस्फाई किया, आंसर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 3 ऑफ द कर्व। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होती है, y इंटू, याद है कि नहीं, बस खत्म। अब आप खुद ही किसी पेपर को लेके हो जाओ कि सर कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आ रहा, टेंजेंट नॉर्मल नहीं बन रहा, तो आप खुद ही अपने अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। तो अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2x प्लस 1 और उसमें रख दो क्या 1, 3, तो ये 3 आ गया, तो खत्म क्वेश्चन। 3 इंटू 3 कितना 9। वैसे ये चारों आंसर जो है मुझे लगते हैं जैसे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट नॉर्मल उनके है। जैसे अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तो y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होती, क्यों? अगर कोई बच्चा गलत फॉर्मूला लगा दे तो बता रहा हूं, 3/3 कितना, देखो मिस्टेक जो जो हो सकती है वो सब दी हुई है। एक आंसर ये हो सकता है लेंथ ऑफ टेंजेंट y रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई, होता है ना, ये आपने पढ़े होंगे। तो ये 3 है, ये √10 अपॉन 3, ये कैंसिल, तो √10। चलो बाई चांस √10 नहीं दिया, बट 3√10 दिया है। अगर आपसे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछा होता तो वो ये होती है, यस और नो। देखो 3√10। तो ऐसा होता है कि चारों जो फॉर्मूले हैं उन्हीं की लेंथ दे दी ऑप्शन में। अगर गलत लगा लिया तो भी आपको आंसर मिलेगा, सही लगा दिया तो भी मिलेगा। उतने समय के लिए तो खुश हो जाओगे आप। क्लियर और नॉट? केवल एक ऐसा है जो आंसर हटके, नहीं तो आप देखो बाकी सब कैसे दिए। और एक्चुअल में ये आंसर गलत दे दिया, यहां पे 10 होना चाहिए था। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे बनते ही हैं। अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल सब टेंजेंट में से कोई एक पूछा है तो 4 चीजें पढ़ी आपने, क्या क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसके 4 ऑप्शन फिक्स होते हैं। ये बाई चांस की बात है, इसमें दिया। आप कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखोगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप रख लेना चारों चीजें, चारों ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि जरा भी मिस्टेक हुई तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 4 ही तरह की लेंथ होती है, 4 ऑप्शन देंगे। अब बाई चांस की बात है, अलग दे दिया उन्होंने, पर 3 वही दिए जो मैं बता रहा हूं। ओके
आप में से जितने लोगों को आज की क्लास में प्रॉब्लम जा रही है, आप कल से इंडेफिनिट स्टार्ट होगा वो पढ़िए। टेंजेंट एंड नॉर्मल जब पढ़ेंगे जब आप खुद कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे। इसमें केवल इतना सा एक फॉर्मूला यूज हुआ है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, जो कि होता है y इंटू dy बाई डी एक्स। खत्म। चलिए, ये क्या कर्व है? ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस साइन x एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस लाई ऑन। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस मतलब dy बाई डी एक्स जीरो। dy बाई डी एक्स जीरो क्यों? पूरा कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है। मैं इसलिए अभी बोल रहा हूं आपको कि अगर आपको आज की क्लास में कहीं भी दिक्कत जा रही तो आप आज का क्लास का छोड़ के कल से जब इंडेफिनिट स्टार्ट होगा वहां से समझना, क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं आता तो ये दिक्कत देगा। तो ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाई ऑन आ। ठीक है, तो डी वाई बाई इसका डी वाई बाई डी एक्स बताओ। 1 प्लस, अब क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो कॉस एक्स इक्वल टू -1, मतलब क्या चीज? कब कब मिलेगा ये? पाई, 3 पाई। तो इसमें क्या बोलोगे? कहां पर? हाँ, cos x की वैल्यू आई -1। ठीक है, तो आप अगर cos x की वैल्यू -1 आई है तो y की वैल्यू क्या आएगी देख लो आप। वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई भी एक एंगल ले लो, वो जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या होता है? पैराबोला। अरे ये तो पॉइंट नहीं, इससे तो जीरो से इक्वेट किया है। cos x इक्वल टू -1, तो उस समय साइन क्या होगा? जहां जहां cos -1 होता है वहां साइन क्या होता है? तो आपने साइन जीरो रख के इक्वेशन बना ली, इससे निकला हुआ। थोड़ा अलग कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बना हुआ क्वेश्चन है वो। आप और कुछ तरीका ही नहीं है उसमें, क्योंकि उससे थोड़ी कुछ निकलेगा cos x इक्वल टू -1 से। नहीं, केवल इससे cos x इक्वल टू -1 से आपको पता चलता है कि sin x क्या होगा? जीरो। तो इस sin x को जीरो रख दिया। तो कर्व बताना ना किस तरह का कर्व हो सकता है, इसलिए वो बना है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एनी टेंजेंट टू रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। क्या आंसर क्या है? अब इसमें करते कैसे हैं बता रहा हूं। जैसे कभी ऐसी इक्वेशन लिखी हो, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और आपसे पूछा जाए सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से जिस डिस्टेंस पे कट करती है ये कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और ये वाला सेक्शन कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो अगर इसको इस फॉर्म में बना लें हम, एक्स अपॉन सी बाई ए प्लस वाई अपॉन सी बाई बी इक्वल टू 1, तो इसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या है? सी बाई ए। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या है? और इन दोनों का सम आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है लॉजिकली। ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एनी टेंजेंट, यानी इसकी कोई टेंजेंट है, ये जो कर्व है इसकी कोई टेंजेंट होगी। मान लो ऐसा कोई कर्व है ये वाला, इसकी एक टेंजेंट हुई इस तरह की, तो इसके जो इंटरसेप्ट का सम है वो आपसे पूछा गया है। मान लो एक ए है और एक बी है, तो इसका सम आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पहले ये है, राइट? तो अब क्या करेंगे बताइए? पहले तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। इसका कितना आएगा? मेथड से कर लो। 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया?
माइनस रूट वाई अपॉन एक्स, सॉरी माइनस रूट वाई अपॉन एक्स, यस और नो? अब बताओ क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, तो उससे ही निकलेगा इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ क्या होगी? अब इस कोई एक पॉइंट मान लो, मैं बताता हूं। ये एक कर्व है, देखो पहले समझना, ये इस तरह का एक कर्व है। इस पर आपने एक्स वाले कोऑर्डिनेट को मान लिया, सपोज एक्स एक्स सी लिख लो, मान लो एक्स की वैल्यू क्या मान लिया आपने थोड़ी देर के लिए? सी। तो बताओ वाई की वैल्यू क्या आएगी? रूट वाई इक्वल टू रूट ए रूट एक्स, रूट वाई इक्वल टू बोलो रूट ए माइनस रूट सी। तो वाई कितना आ गया? रूट ए माइनस रूट सी का, यस और नो? तो ये वाई के कोऑर्डिनेट आ गए। रूट ए, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, समझ में आ जाए तो ठीक। मैं शीट को पहले इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ाई थी, और मैं सोचा बता दूं इसको, आपको समझ में जितना आ जाए ठीक है, नहीं तो जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे उस समय सीख जाओगे, खुद भी कर लोगे। तो आपने कर्व, ये कर्व है, याद रखना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, रूट लगा ना इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कोई कर्व है। इस कर्व पर, इस तरह का कोई कर्व है, इस पर कोई एक टेंजेंट है इस तरह की, तो उसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की लेंथ पूछी गई है। ओके, अब आपने स्लोप तो निकाल लिया, अब जो कॉमन पॉइंट थे वो मुझे नहीं मालूम थे, इसलिए मैंने एक को क्या मान लिया? एक को मान लिया एक्स की वैल्यू को सी। ए मानता वैसे मैं ए बी, पर ए यहां दिया था इसलिए सी मान लिया। तो एक्स को सी मानने पे वाई ये मिल गया, रूट ए माइनस रूट सी का, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गए। अब मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बताते हैं? वाई माइनस वाई वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, यही होती है। निकाल लेते हैं, बोलो क्या आएगा? y माइनस वाई वन रूट ए माइनस रूट सी का इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर y की जगह रख दिया क्या? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी का स्क्वायर, तो रूट खत्म, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी अपॉन अपॉन रूट सी, और यहां माइनस रहेगा, क्यों? इनटू एक्स माइनस ओनली सी। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बस क्वेश्चन खत्म। अब इसमें एक बार x को 0 रख दो तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मिलता है, y को 0 रख दो तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस मिलता है, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। करो पहले इतना नोट, फिर आंसर भी आएगा। देखने में जाओ अलग अलग क्वेश्चन है। तो इस शीट के साथ प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्यों रुका हुआ था मैं आखिरी तक? मतलब मैं वैसे करवाता ही नहीं, पर रुकने का रीजन समझ में आ गया अब आपको आज? तो अगर कभी कोई चीज मैं छोड़ता हूं तो कुछ रीजन होता है, उसका कुछ पर्पज होता है। पर अब करिए तो कर लो फटाफट, फिर दोनों थ्योरम भी बता देता हूं, मीन वैल्यू और लैग्रेंज थ्योरम। वो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला आपने कब पढ़ा है। और पूरी मैक्सिमा मिनिमा में वही थ्योरम लगती है, पूरी मैक्सिमा मिनिमा, पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। फिर भी क्योंकि वो नाम से नहीं बताई तो आपको लगता नहीं पड़ी, अभी नाम से बताऊंगा तो आप सर पीट लोगे अपना कि सर इसे बोलते हैं रोलेज और मीन वैल्यू थ्योरम। बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, ये अब सुनिए, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। और देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो या तो आंसर याद हो तो लगाओ, और नहीं तो ये क्वेश्चन 100% छोड़ने वाला होता है, ये आपका कॉम्पिटिटर करेगा। आपने दिखने में जितना इजी आज के पेपर में था, छोड़ दीजिए। अगर आंसर याद है तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, मैं खुद भी कह रहा हूं, जैसे मैं इस क्वेश्चन को कई बार कर चुका हूं, दिमाग में शायद ए होता ना इसका आंसर, बस लगा दीजिए। अब आप उसमें उलझो कि उस समय करना, तो ये समझदारी नहीं होगी। अब क्या होगा, इंटरसेप्ट निकालने के लिए, अभी ये तो इतना इक्वेशन निकली कि इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। अब इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक बार एक्स को 0 रखो, तो एक्स की जगह 0 रख दिया बेटा, तो क्या हुआ, ये सी अपॉन रूट सी बचेगा। तो एक तरह से बताओ क्या बचा, y माइनस रूट ए माइनस रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए ये माइनस था,
ठीक है, और बचा क्या है, माइनस सी। ये माइनस सी बचा, एक्स के 0 रख दिया तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक सी से ये कैंसिल, तो रूट सी, तो एक तरह से क्या बचा, अंडर रूट है माइनस अंडर रूट सी इंटू रूट सी, एक फैक्टर कैंसिल, ये कैंसिल, तो बता y इक्वल टू क्या बचा, नहीं कैंसिल नहीं, नहीं 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 कैंसिल नहीं, सॉरी, ये स्क्वायर था ना, इक्वल टू क्या क्या बचा, रूट ए रूट सी इन टू बोलना रूट सी, तो y इक्वल टू कितना आ गया, बोलो, y इक्वल टू एक तरह से रूट ए सी, ठीक है, ये कॉमन ले लोगे आप, मान लो आप ये कॉमन ले लो, कितना, रूट ए माइनस रूट सी कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा कितना, रूट सी माइनस प्लस हो जाएगा वहां जाके, रूट ए माइनस रूट सी, ये आपस में कैंसिल, तो एक तरह से y इक्वल टू क्या बचा, रूट ए सी, नहीं नहीं ए माइनस रूट ए सी, यस और नो, ये आ गया, ऐसे ही y को 0 रखा है ना, सॉरी x को, ऐसे ही y को 0 रखो, वो तो वैल्यू लेके करना अलग बात है, अभी छोड़ो, पहले समझ में आया, वैल्यू लेके करना अलग बात है, वो तो कर सकते हो कि x की जगह कुछ मान लो, a की जगह कुछ मान लो, वो मत करो अभी, पहले समझ में आया। अब ऐसे ही अभी y निकला है, x को 0 रख के क्या निकलेगा, वो सॉरी y को 0 रख के क्या निकलेगा, x, और उन दोनों का जब सम करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ये इसका प्रॉपर लॉजिक है, तो आप ट्राई करिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आज कोई भी पेपर नहीं था बेटा, आज कोई भी पेपर नहीं था, वो प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं। चलो ये क्लियर, ये करिए, if y equal to 4x minus 5 is tangent to the curve at 2,3, अब इसमें क्या बताना है, p और q, देखो पहले तो सुनो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 4x प्लस 5, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू 4x माइनस 5 इज टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की टेंजेंट है, तो पहले बताइए इसका स्लोप क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3p एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कितना, 3p एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिए 2,3, तो रखो 2,3 रखो, 3p इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इंटू 3, ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो 2p, और dy बाई डी एक्स इससे कंपेयर कर सकते हो 4, तो 4 इक्वल टू 2p, देन p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 पहले में है और आखिरी में, ये दो आंसर खत्म, यस और नो। अब सवाल रहा कि क्यू निकालना है, तो क्यू कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, ये पॉइंट इसी के ऊपर है, रख दो उसी में, तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 8 इंटू पी प्लस क्यू, तो क्यू इक्वल टू -7, दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब इसके बाद 10th क्वेश्चन के बाद मैं पहले आपको मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेज थ्योरम बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the perpendicular to the tangent to the curve y equal to fx at alpha beta is inclined 45 degree, then f dash कितना होगा, f dash x कितना होगा 1, क्योंकि जहां पर एंगल 45 डिग्री होता है dy बाई डी एक्स स्लोप को बताता है, और जो किसको बताता है, tan थीटा को, तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1। अरे परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पूछा है, तो m1 m2 इक्वल टू, तो क्या होगा, तो -1, पूरा कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है पेपर, इसलिए छोड़ा हुआ था, अब बचा हुआ पेपर बाद में करते हैं, पहले थोड़ा
और कुछ कंसेप्ट बताने वो बता दूं। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए रोलेज थ्योरम। चलिए वापस आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल अब कब पढ़ना, समझ में आ गई बात? चलो अच्छी बात है। चलिए रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम का पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। लेट y equal to fx be real valued function, let y equal to fx be real valued function let y equal to fx be real valued function defined on closed interval ab, defined on closed interval ab, defined on closed interval ab, let y equal to fx be real valued function defined on closed interval ab such that फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पहले तो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब पहला पॉइंट है, लिखिए, ये दोनों का ही कॉमन पॉइंट है, ये दोनों, ये इतनी जो 1 और 2 पॉइंट लिखवाऊंगा ना, ये रोलेज और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों का ही कॉमन स्टेटमेंट। लिखिए, इट इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, it is continuous on the closed interval ab, it is continuous on the closed interval ab, right? सेकेंड, मतलब पहला स्टेटमेंट कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज में ही देखते हैं। दूसरा लिखिएगा क्या, इट इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ये रोलेज थ्योरम का भी और मीन वैल्यू थ्योरम का भी कॉमन है। अब बस इसके बाद का जो है वो थर्ड पॉइंट अलग होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखिए, इफ एफ डैश, सॉरी, इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, सेम। ये थर्ड पॉइंट अलग है जो अभी बाद में पढ़ोगे। इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, अब इसके नीचे लिखिएगा लाइन, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स नॉट, then there exists a real number x naught belong to ab, मतलब इस इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा। then there exists a real number x naught belong to ab such that f dash x naught equal to 0। यानी आपने जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में या मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा था वो कंसेप्ट है। यानी किसी फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम दो थ्योरम में से कोई एक थ्योरम यूज करते हैं। किस किस को, रोलेज या मीन वैल्यू। ये थ्योरम बेसिकली 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरम का कोई मतलब नहीं निकलता, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो रोलेज ने यह बताया कि किस फंक्शन में मैक्सिमा मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा। तो उन्होंने कहा कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है, और अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो उन्होंने कहा एक बात बिल्कुल श्योर है 100% कि कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0, एटलीस्ट 1 पॉइंट। यानी
अब आप ये काम आप वैसे ही कर रहे थे मैक्सिमम मिनिमा में, ये बात रोलेस थ्योरम ने बताई थी, रोलेस जी ने बताई थी, इसलिए हम इसको उस थ्योरम के नाम से पढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब ये तो आप ऑलरेडी करते हो, अगर मान लो कोई फंक्शन में डेरिवेटिव इक्वल करा और 0 से मिल गया तो हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, और नहीं मिला तो जब ये नहीं होता ना 0, तो रोलेस थ्योरम भी नहीं लगती, ये भी पक्की बात है। ठीक, अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। और क्वेश्चन भी इस ढंग से पूछे जाते हैं कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम या डिस्कस रोलेस थ्योरम। तो एक क्वेश्चन लिखिए, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन, verify Rolle's theorem for the function fx equal to x square minus 5x plus 6 on the interval 2 3, on the interval 2 3। ऑन द इंटरवल 2 3, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप रोलेस थ्योरम नहीं कर रहे होते, तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, इसमें मिनिमम मिलेगा, यही बोलते। अब ये चीज को वेरीफाई करना है बस। तो पहली चीज, ये कौन सी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल। तो आप पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो पहली दो लाइन वेरीफाई हो गई, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी। अब आपने लोअर लिमिट रखी 2, 4 माइनस 10 प्लस 6 0, 3 रखा, 9 माइनस 15 प्लस 6, बोलो 0 इक्वल टू 0, यानी F2 इक्वल टू F3। तो अब आप बिल्कुल 100% श्योर हो गए कि 2 से 3 के बीच में 100% कम से कम एक मैक्सिमा या मिनिमा, एक से ज्यादा भी मिल सकता, पर एटलीस्ट 1 पॉइंट जरूर मिलेगा। अब कैसे, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, 2x माइनस 5 0 से इक्वेट करो बेटा, तो x इक्वल टू 5/2 बिलोंग टू 2 3। तो वेरीफाई हो गई रोलेस थ्योरम। बस ये काम था, मैं कह रहा हूं ना, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके सब, तो इसमें कुछ नया पढ़ने जैसा नहीं था। रितिका, मैं आपको क्लास एंड में बताता हूं आपके क्वेश्चन का आंसर। आइडियाज क्लियर? तो सीधा सीधा लॉजिक था, तो आप इसी चीज को करते आ रहे हो ऑलरेडी। मतलब ये थ्योरम ये बता देती कि 100% इस इंटरवल में कोई पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए fx इक्वल टू, लिखिए fx इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का होल, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 to 3, जीरो टू 3। तो इसलिए इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही रेयर मिलेंगे, या बस इतना पूछ सकते कि किस फंक्शन पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे 4, वो पूछ सकते हैं। तो नॉर्मली इस पे आप देखोगे आपने क्वेश्चन कम ही बनते हैं। अब पहले बताइए, अब जैसे ये बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ, आप इसको लॉजिकली देखें तो ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन कंटिन्यूअस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है, उलझन नहीं है उसमें कोई। अब आपने f0 रखा, इसमें रख लो चाहो तो 0 मिला है ना, f बेटा 3 रखा तो 0। अब आप बिल्कुल श्योर हो 100%, अब यहां पर आके आप रोलेस थ्योरम के वजह से 100% श्योर हो कि एटलीस्ट
1 पॉइंट मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी, डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ इक्वेशन, पर 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा डेफिनेटली मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो बोलो कितना, 3x² माइनस 12x प्लस 9, 0 से इक्वेट किया, बोलो 3 कॉमन भी लिख सकते हो, तो x² माइनस 4x प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो x इक्वल टू 1 और 3, तो कौन सा लोगे, 1 ओनली, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल में देखना होता है। यही इंटरवल 1 to 4 दिया होता तो हम दोनों भी ले लेते, तो 1 मिल गया, जिस पर मिनिमा या मैक्सिमा जो भी मिलेगा। यहां ये नहीं बताना होता, बस वेरीफाई करना है थ्योरम को। वन मोर क्वेश्चन, fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इन द इंटरवल 1 to 3। थ्री क्यों नहीं लिया, पिछले क्वेश्चन में पता है ना, क्योंकि जो पॉइंट दिए जाते हैं उनका ओपन इंटरवल में चेक करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब आपने f1 रखा, क्या आ रहा है 1 पे 0, f3 पे भी 0, तो आप बिल्कुल श्योर हो कि 1 और 3 के बीच में एटलीस्ट 1 पॉइंट तो मिलेगा जिस पर ये पहला डेरिवेटिव 0 होगा। मतलब थ्योरम से देखो कितने आसानी से आप पता कर सकते हो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये थ्योरम का फायदा है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x² माइनस 12x प्लस 11, आपने 0 से इक्वेट किया, सही लिखा ना, f' को 0 से इक्वेट किया, तो 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। ओके, अब बताओ क्या होगा, फैक्टर तो बनेंगे नहीं, बनना है क्या, कोई बात नहीं, फॉर्मूला मेथड किस दिन काम आएगा, 12 प्लस माइनस b² 4 माइनस 132 बाय 2 इंटू 3, ठीक है, तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 2√3 ना बाय 6, या ऐसा भी लिख सकते हो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3 ओ प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, 2 प्लस 1/√3 और 2 माइनस 1/√3 दोनों ही देखो, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला है ना, दोनों ही किसके बीच में बिलोंग करते हैं, 1 3 के। बस वेरीफाई हो गई, बस इसमें वेरीफाई करना है आपको कि ये रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। एक ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं, और आरडी में आपने देखा होगा कुछ कोन प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, है ना, कुछ सिलेंडर वाली प्रॉब्लम दी, अभी उनको छोड़ दीजिएगा, वो मैं करवाऊंगा, क्योंकि उनको मुझे आपको लर्न करवाना है, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, पर मैं प्रूफ भी बताऊंगा, अभी नहीं, अभी पेपर में आती जाएंगी, आपको साथ डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल में कोन रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्ड स्पेयर, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लीव दिस प्रॉब्लम,
बिल्कुल मत करिए अभी। और जो आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वही पढ़िए, उसी से फायदा होगा। अननेसेसरी 10 अलग अलग जगह की चीजें मत लाइए। ये क्लियर बात? एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करते हैं जरा, आपको और समझ में आएगा। लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x ऑन 0 to पाई। यस, डन। हो गया। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। ये दोनों पहले स्टेटमेंट आपको देख के फंक्शन समझ में आ जाता है। अब मतलब आप इसमें, अब जीरो पे भी जीरो होगा, पाई पे भी जीरो, तो आप बिल्कुल श्योर हो कि इसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इस थ्योरम से आपको पता चल जाता है किस इंटरवल में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने डिफरेंशिएट किया, तो बोलो cos x माइनस 2 cos x 2x इक्वल है ना, इसको जीरो से इक्वेट किया, तो cos x माइनस इक्वल टू 2 cos 2x लिख दो चाहो तो। ठीक है, अब क्या करोगे, क्वाड्रेटिक बना लो, तो बोलो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0, -8 फैक्टर बनाना है। बनेंगे? नहीं बनेंगे तो फॉर्मूला मेथड से आओ, बनना चाहिए था। फॉर्मूला मेथड पे चले जाओ, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। तो cos x इक्वल टू बोलो 1 प्लस माइनस 133 √33 बाय 8, तो cos x इक्वल टू 1 प्लस √33 बाय 8 और cos x इक्वल टू 1 माइनस रूट, ये देख लो ये 1 से कम है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये 36 होता तो 6 होता, तो ये 6 से कम है, तो 6 प्लस 1 7 या 1 माइनस 6, तो दोनों ही कम है, तो ये बिलोंग टू 0 to पाई। दोनों ही होंगे, क्योंकि कॉस पॉजिटिव भी होता है, कॉस नेगेटिव भी होता है 0 से पाई के बीच में। अरे नेगेटिव है तो ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में हुआ, ये पॉजिटिव है तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में हुआ। ओके, और स्टैंडर्ड फंक्शन हो तो आपको कभी सोचना ही नहीं, ये 0 से पाई तो छोड़ दो, यहां 0 से 10,000 पाई भी लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये साइन और साइन 2x है। जो फंक्शन स्टैंडर्ड होते हैं उनमें पता रखना रहता है हमें। पॉलिनोमियल है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होती है, किसी भी वैल्यू पे, रियल नंबर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिपेंड इस बात पे करता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला लिखो। अब जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन ये दे दूं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 10x, और मान लो आपको बोलूं 0 to पाई, क्या रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी? नहीं होगी। आप खुद बोल देंगे क्यों?
क्योंकि 10x π/2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाती है, तो आप लिखोगे रोलेस थ्योरम नॉट वेरीफाई बिकॉज 10x कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। डिफरेंशियल तो बात की बात है, कंटिन्यूस ही नहीं है 0 से पाई के बीच में। तो देख के एकदम से बता सकते हो कि कितना बड़ा इंटरवल में कौन कंटिन्यू और कौन कंटिन्यू नहीं। अच्छा, अब रोलेस थ्योरम ने ये जब थ्योरम बनाई तो हमारे यहां क्या दिक्कत है, हम जब कोई चीज इन्वेंशन करते हैं तो अच्छी इंप्रूव कैसे होती है बताइए, क्योंकि उसमें हम कमियां निकालते हैं तो इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो रोलेस थ्योरम ने जो थ्योरम बताई थी उनका यह कहना था कि अगर ये कंडीशन दी है कि एफ ए एफ बी के इक्वल है तो ही आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, पर ऐसा नहीं था। कई ऐसे फंक्शन देखेगा जिसमें ये इक्वल नहीं था तो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिला, तो उसको और करेक्शन किया किसने, मीन वैल्यू थ्योरम ने। तो मीन वैल्यू थ्योरम इसकी एडवांस थ्योरम है। तो नेक्स्ट डालिए हेडिंग, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है सुनिए। पहले दो स्टेटमेंट सेम है, कौन कौन से, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था याद है ना, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। बस थर्ड पॉइंट को जरूरत नहीं पड़ती, थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब रोलेस थ्योरम ने क्या बोला इसके बाद लिखना, थर्ड इसके नेक्स्ट लाइन लिखना, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, इसको मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू लैग्रांजेस थ्योरम बोलते हैं ना, या केवल लैग्रांजेस थ्योरम भी बोलते हैं। इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ये कॉमन है। उसके बाद लिखना, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स नॉट, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स नॉट such that f dash x naught equal to fb minus fa upon b minus a, f dash x naught equal to fb minus fa upon b minus a। अब देखो ये रोलेस थ्योरम को ही वेरीफाई करती है, बताओ कैसे। अगर एफ बी एफ सी के एफ ए और एफ बी इक्वल हुए तो जीरो हो गया, तो देखो ये मीन मतलब रोलेस थ्योरम को भी वेरीफाई करती है और एडवांस हो गई। ठीक है, दो चार क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इसके, याद रखिए। क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा, या फिर कभी कभी टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन का कमांड कोऑर्डिनेट के बाद आ जाएगा। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो, वर्ड प्रॉब्लम अभी ज्यादा मत करिए, मुझे पता है वो कब करवानी है, पूरी शीट बनी हुई है, जब करवाने का समय आएगा आपको करवा दूंगा। आप उनको बिल्कुल छोड़ दें, कोई टेंशन मत लो। पहली बात, वो बहुत कम पूछे जाते हैं। दूसरी बात, जब भी पूछे जाते हैं अगर स्टैंडर्ड आंसर याद है तो लिख के आइए, और अगर आपने सॉल्व किया तो 3 क्वेश्चन कम कर देंगे आप। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको स्कोर बढ़ाना है कि कम करना है, ये डिसीजन आपका होगा। और अभी मैं अगले हफ्ते में एक आध, अभी कैलकुलस खत्म होने के बाद पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। और प्लान ये है कि रेगुलर वीक में करूंगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से क्लास लूंगा। हर वीक कैलकुलस की एक रिवीजन प्रैक्टिस क्लास करवाऊंगा, जिससे कि आपका उससे रिवीजन बना रहे। तो कुछ सोच के रखा, बिल्कुल चिंता मत करो। तो उसमें जब आप प्रीवियस ईयर के जेई मेंस और अपने निम सेट इन सब के क्वेश्चन करोगे, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो पढ़ा है वही एग्जाम में आता है, और जो नहीं पढ़ा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप उस कंफ्यूजन वाली चीज को देख के अननेसेसरी परेशान होंगे। कॉन्वेक्स का ये सब भी बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, अब उसमें भी उलझे रहते हैं हम कि वो समझ लें क्या होता है। पढ़ चुके हो, मैं आपको वही चीज सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूं, है ना। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है उसमें कई सारे वर्ड में यूज नहीं करा, तो नहीं करे मतलब
ऐसा नहीं कि बताया नहीं, पर यूज नहीं करा। जैसे थ्री इडियट में था ना, आमिर खान ने एक वर्ड में रिप्लाई दे दिया, उसी का रिप्लाई चतुर ने कितना बड़ा दिया आपको ही पता है। तो बुक की नॉलेज के अलावा हम थोड़े कंसेप्शल नॉलेज पे ध्यान दें, तो चतुर नहीं बनना आपको, है ना। तो ये क्लियर है बात। चलिए लिखिए क्वेश्चन। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम्स फॉर द फंक्शन। लिखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162 इन द इंटरवल 3-5। अब देखिए क्या होता है, एक सीधा लॉजिक है। जैसे ये कौन सी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इसके लिए इंटरवल देखना ही नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन एवरीवेयर कंटिन्यू भी होती है और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी होती है। जो फंक्शन लॉजिक से समझो, कहीं टूटता हुआ दिखे, जैसे 10x आया तो पता है π/2 पे टूट गया। जो फंक्शन कभी ग्राफ जिसका ब्रेक नहीं होता उसे कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन डिफॉल्ट माना जाता है। करिए। अब आपको इस क्वेश्चन में, वैसे ये क्वेश्चन इस तरह का दिया था, बता देता हूं, मैंने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। ये ऐसा था, x-3, x-6, x-9 इस फॉर्म में दिया तो ज्यादा इजी, उस फॉर्म में दिया तो मुश्किल है। क्यों बताइए? क्योंकि उसमें इसमें f3 निकालना कितना आसान है, देखो 0, और f5 निकालना भी आसान है। 5-3 2 -1 -4 बोलो 8। अब देखो एफ बी एफ ए इक्वल नहीं है ना, तो भी हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक 0.3 से 5 के बीच में मिलेगा, जहां पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा। कम से कम एक से ज्यादा कितने भी मिल सकते हैं, एक की श्योरिटी है। देन देयर एग्जिस्ट वन रियल वैल्यू, ऐसा बोलते हैं एटलीस्ट। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 99, राइट। अब आपको फॉर्मूला ये बताया था मैंने, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बोलो, तो आप क्या लिखोगे, 3x0 की जगह x ही लिखा रहने दो, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99 इक्वल टू 8 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 3, कितना हो गया 4। तो 4 यहां जाएगा, तो बोलो 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस, अब इससे फैक्टर बनाइए, बनाइए फैक्टर, टाइम लगेगा पर बन जाएंगे। अब फैक्टर नहीं बन रहा है तो फॉर्मूला मेथड से करिए, इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, फॉर्मूले से करना पड़ेगा। फैक्टर नहीं बन रहा है, फॉर्मूले से किया हुआ उसको, पर लॉजिक समझ में आ गया। तो ये कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है, दोनों थ्योरम बहुत सिंपल सी हैं।
ओके, तो आप देखिए क्या आ गया। कुछ अब आप बताओगे मुझे क्या आया। x इक्वल टू बोलना 36 प्लस माइनस 1296 माइनस 12 इंटू 95 बोलना 1140 बाय 2 इंटू 3 है ना। तो x इक्वल टू 36 प्लस माइनस बोलना 156 बिल्कुल ठीक है अपॉन 6। 156 को भी ब्रेक कर सकते हो चाहो तो 2 इंटू 39 बाय 6। ठीक है, अब ये ठीक है ना। कोई 34 कैसे आएगा, 39 आएगा। 39 वही मैं सोचा हूं। 39 4 जा 156 ना, 44 जा 160 होता है, तो 4 कम करना है। आप 6 का डिवाइड कर दो तो 6 प्लस माइनस बोलो 1/3√39। अब प्लस वाला तो नहीं मिलेगा, पर माइनस वाला लोगे तो मिल जाएगा। x इक्वल टू 6 माइनस 1/3 इसको आप माइनस करोगे तो ये किसके बीच में बिलोंग करेगा, 3 से 5 के बीच में। तो बस थ्योरम को वेरीफाई करना होता है और कुछ आपको इसमें नहीं करना है। क्लियर बात। कर लेंगे क्वेश्चन की और करवाऊं। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा ट्राई। बाकी ये पोर्शन 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दोनों थ्योरम ये बताती कि किस फंक्शन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल सकता है और किस में नहीं मिल सकता, जिसको आप डायरेक्टली भी f'0 से निकालते आ रहे हो। पहली चीज। अब इस शीट के जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं पिछली शीट के, वो इसलिए छोड़े हैं कि आपको कोऑर्डिनेट अभी अच्छे से नहीं आता, जब पढ़ लोगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अब आप लोग जितनी प्रैक्टिस और कर सकते हैं अभी कर लीजिए। कल से हम इंडेफिनेट स्टार्ट करेंगे, और इंडेफिनेट में कल से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि मैं चाहता हूं अगले वीक के सैटरडे तक आपका इंडेफिनेट कंप्लीट हो जाए। हो सकता ना भी हो, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, पर फिर भी तो आपको इस वीक में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मिलेगा, और अगला वीक का पूरा 7 दिन, तो ओवरऑल तो 11 दिन हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट वीक के भी मंडे या ट्यूसडे से डेफिनेट स्टार्ट होगा, तो आपको 10-12 दिन इंडेफिनेट के लिए मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा मैथ्स का कोई टॉपिक है तो वो है इंडेफिनेट इंटीग्रल। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कोई टॉपिक है इंडेफिनेट इंटीग्रल। बट एक बात डेफिनेट है कि जिस ढंग से आप करोगे इनडेफिनेट को, वो एक रिकॉर्ड होगा। जिन क्वेश्चन को 5-5 मिनट में लोग सॉल्व करते हैं उनको आप 5 या 10 सेकंड में भी सॉल्व करोगे, ये सिखाऊंगा। इसलिए आपको केवल इतना करना है कि सारे फॉर्मूले रिवाइज करना है एक बार फिर से, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और डिफरेंशिएशन के। किसी का कोई पोर्शन पीछे का छूटा है तो वो धीरे धीरे कवर करें। मैं हर नए टॉपिक के साथ एक ही वर्ड बोलता हूं कि आप इस टॉपिक, अभी बात मत करो, आप इस टॉपिक से कम मुझे बराबर से फॉलो करो, फिर पीछे के धीरे धीरे करो। तो अगर किसी की कोई चीज पेंडिंग है तो बिल्कुल कवर करो, बट करंट टॉपिक पे पूरा पूरा वर्क करो। और मैंने जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया है, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में आप चाहे जेई, चाहे निमसेट, चाहे एनडीए, किसी का भी उठा लो, 95% क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। जो 5% क्वेश्चन नहीं बनेंगे उनको जब मैं करवाऊंगा तो आप बोलोगे सर अच्छा नहीं बन रहा है और आपने नहीं सिखाए, ये भी बता दूं। इसलिए चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो चुका है। टेंजेंट नॉर्मल यहां का पार्ट नहीं है, वो कोऑर्डिनेट का पार्ट है। ओके, तो चलिए। और अभी मैंने आप लोगों को जीरो लेवल दी है इंडेफिनेट की, आप लोगों को लिए भी अपलोड कर दी। आप लोग जीरो लेवल इंडेफिनेट सॉल्व करिए कल, जिससे कि पहली बेसिक क्लास में आपके कंसेप्ट बन जाएं। चलिए, थैंक यू। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कल होगा प्रतीक।